हाय एवरीवन, मेरा नाम सुप्रीत है ना। वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के टाइटल से आप जान चुके होंगे कि हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट। ये आपको वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में हेल्प करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी प्लस पे पिछले 4 सालों से प्लस एजुकेटर हूं और वहां पर आप मेरी फ्री क्लासेस, अनअकैडमी के चैनल पे यूट्यूब क्लासेस, मेरी पेड क्लासेस सब अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्स खरीदना हो, नोट्स लेने हो, तो आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं सुप्रीत लाइव। इससे आपको 10% ऑफ मिल जाता है जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी चीज बाय करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे अबाउट ऑल माय क्लासेस एंड वीडियोस। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है। ऑफ कोर्स फॉलो करने में कोई पैसे नहीं लगते, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं कि मेरे नए कोर्सेज कब आ रहे हैं और मैं फ्री क्लासेस कब किस टाइम पर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी कैम्ब्रिज स्कूल से। तो जब हम पॉलिटिकल थॉट में, पॉल साइंस में कैम्ब्रिज स्कूल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है एक शॉर्टकट कि कैम्ब्रिज हमें हिस्ट्री से जोड़ना है। कैम्ब्रिज हमें हिस्ट्री से जोड़ना है। तो हर एक थ्योरी का एक सब्जेक्ट से रिलेशन होता है, कैम्ब्रिज का कनेक्शन हिस्ट्री से है। सो जो कैम्ब्रिज स्कूल है, इसको जो भी लोग फॉलो करते हैं या जो भी लोग प्रमोट करते हैं, वो लोग मार्क्सिज्म को या मार्क्सिज्म का जो तरीका था हिस्ट्री को समझाने का, उसे रिजेक्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल का बहुत बड़ा रोल बताया है और बताया है कि किस तरीके से समय समय से क्लासेस जो है चेंज होते रहते हैं और उसमें हमेशा एक डोमिनेट करता है और दूसरा डोमिनेशन बर्दाश्त करता है। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लासेस भी एक्सप्लेन करे हैं, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, अलग अलग सोसाइटीज, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सब कुछ। और उसमें हिस्ट्री में हमेशा एक यही बात ऐड करी गई है कि हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल रिस्पॉन्सिबल रहा है लोगों के बुरे कंडीशंस और कैपिटलिज्म इम्पोज करने के लिए। तो जो कैम्ब्रिज स्कूल है वो मार्क्सिज्म के इस आइडिया को फुली रिजेक्ट करने में बिलीव करता है। कैम्ब्रिज स्कूल का जो बिगिनिंग है वो बहुत यूनिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और 3 खास लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एक तो पोकॉक है, दूसरे स्किनर और तीसरे जॉन डन। ये तीनों ही मिलाकर कैम्ब्रिज स्कूल के 3 बड़े नामों में शुमार है। इन तीनों स्कॉलर्स ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकालने की कोशिश करी थी। इन्होंने ये बताया था कि ऐसा है कि ब्रिटेन में जितना पॉलिटिकल थॉट छुपा हुआ है या कैम्ब्रिज में जितना, कैम्ब्रिज जगह का नाम है, कैम्ब्रिज में जितना हमारा इतिहास छुपा हुआ है राजनीति का या राजनीतिक विज्ञान का, वो हम अगर नहीं जानेंगे तो हम जो आज स्टडी कर रहे हैं वो अधूरी स्टडी होगी। तो जितना भी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थॉट से जुड़ा हिस्ट्री है वो नए सिरे से जानना जरूरी है। तो पोकॉक, स्किनर और डन ने मिलकर 3 अलग अलग तरीकों से हमारे पॉलिटिकल थॉट में हिस्ट्री को रिवाइव या नए सिरे से पेश करने की कोशिश करी विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ ब्रिटेन का बैकग्राउंड या कैम्ब्रिज की जगह का बैकग्राउंड। पोकॉक ने अपने साथ साथ स्किनर और डन को एसोसिएट करना जरूरी समझा क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत प्रोमिनेंट राइटर्स दिख रहे हैं। इवन दो पोकॉक इन सब में से सीनियर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी स्किनर और डन के कॉन्ट्रीब्यूशंस को इम्पोर्टेंट माना। जैसे पोकॉक इन तीनों में से सबसे बड़े होते हुए सबसे पहले जो इंग्लिश सोसाइटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया जो है, आप सबको पता है कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, वो कन्वेंशन बेस्ड और कॉमन लॉ बेस्ड है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रमोट किया। डन ने पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लॉक को नए सिरे से एक्सप्लेन किया। हिस्ट्री में जो उनके थॉट के साथ खेल, डिस्टर्बेंसेस कर दिए गए थे, उसे क्लियर करते हुए ओरिजिनली लॉक के आइडियाज कैसे हम यूज कर सकते हैं आज के टाइम पे। और स्किनर ने थॉमस हॉब्स पे काम किया। तो आप सब देख सकते हो कि तीनों बैकग्राउंड ब्रिटेन को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो पुराने थिंकर्स है उनका कंट्रीब्यूशन कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हमेशा से एक बात याद रखिएगा कि नॉलेज के ऊपर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा शैडो डल जाता है। एक्सपीरियंस वाकई ही बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जवाबों को एक्सप्लेन कर सकता है। सो यहाँ पर जब हम
एक्सपीरियंसेस बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, हम हिस्ट्री को यूज करने की बात करते हैं, तो पॉल साइंस में कई बार अंधाधुंध आगे बढ़ने की वजह से हमने हिस्ट्री को डिसएम्बॉडीड एंटिटी बुला दिया है। हमने ऐसी थ्योरीज को बोला है कि अरे ये तो किसी काम की ही नहीं है, ये तो बेवजह है, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। इस सबको बीट करके हम एक्चुअली हिस्ट्री में से रियल आइडियाज को जिंदा करना चाहते हैं। यही कैम्ब्रिज स्कूल के तीनों थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन है कि हिस्ट्री कोई डिसएम्बॉडीड या बेकार या फिर बिना वैल्यू की चीज नहीं है। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है और उसको जब हम अपने आज के आर्ग्यूमेंट्स में जोड़ेंगे तो हम एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल थॉट बिल्ड कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल। अगला स्कूल जो हम पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आता है और उसका नाम है शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल इकोनॉमिक स्कूल है और इसे डेवलप करा गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। इसका जो फोकस था वो फ्री मार्केट के ऊपर था। फ्री मार्केट का मतलब ये होता है कि आपका राज्य बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता कि आप क्या बेचेंगे और क्या खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे, कितने में खरीदेंगे। सिर्फ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की चेन और सिस्टम से आपकी इकोनॉमी गवर्न की जाती है। शिकागो स्कूल की फाउंडेशन 1930s में हुई थी और नाइट इसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाउंडर्स थे, लेकिन बाद में कई इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज विजेताओं ने इसे डेवलप किया, जैसे रोनाल्ड कोआस, मिल्टन फ्रीडमैन, बड़ा नाम जो आप लोग अक्सर एमसीक्यूज में देखते हैं, मर्टिन मिलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। शिकागो स्कूल आज इतना वेल डेवलप्ड हो गया है कि इसे लॉज और इकोनॉमिक्स में दोनों में मिक्स करके भी पढ़ा जाता है। शिकागो स्कूल का अगर एक शब्द में सार निकालना हो, क्रक्स निकालना हो, तो वो होगा कि फ्री मार्केट से ज्यादा इंसान की जिंदगी में, इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में कुछ मददगार नहीं हो सकता। जिस मार्केट में सरकार इंटरफेयर करती है ना, वो मार्केट कभी भी सिटीजन्स के लिए बेस्ट प्रोडक्शन नहीं दे सकती। सिर्फ वो मार्केट जिसमें सरकार का इंटरफेरेंस मिनिमम होगा, सिर्फ वही बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेगी। तो इस स्कूल के अनुसार जो इंसान है, जो कि मेन एक्टर है, जो कि सेंटर है, वो हमेशा ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे उसके इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो सके, जिससे उसके फायदे मैक्सिमाइज हो सके, और इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट की तरफ बढ़ता है। प्रॉफिट वो तभी कमा पाएगा जब उसको उसके बिजनेस को फ्रीली करने की आजादी मिलेगी। जिस बिजनेस में सरकार का या राज्य का नियंत्रण होगा, उसमें व्यक्ति अपने खुद के डिसीजंस कैसे ले सकेगा। अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी वो खुद जिम्मेदार है। इसलिए जो मार्केट है उसे फ्री छोड़ देना चाहिए है। दूसरी बात यह है ना कि कंज्यूमर्स जो है वो तभी, उनका फायदा तभी होता है जब मार्केट में ना कंपटीशन हो। अगर एक कंपनी ही एक प्रोडक्ट बना रही होती है तो वो मोनोपोली बन जाती है, फिर उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे कोई है नहीं, तो वो छोटी छोटी कंपनीज को तो शिकार बना लेती है, उन्हें तो खा जाती है। ये ना कस्टमर के लिए बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है। अब जैसे आप मार्केट जा रहे हो, आपको एक दूध का पैकेट चाहिए और एक ही सिंगल कंपनी देती है, तो वो अच्छा दे रही है बुरा दे रही है, एक मजबूरी हो जाती है कि और क्या करे, फिर लेना तो पड़ेगा ही। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। जितनी ज्यादा मार्केट फ्री होगी उतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट की वैरायटी आएगी, उतनी ज्यादा कस्टमर के पास चॉइस होगी, वो खुद डिसीजन बनाएगा ना उसको क्या चाहिए। कोई और क्यों डिक्टेट करे कि हमें क्या लेना है क्या नहीं। चॉइसेस लिमिट हो जाने से नागरिक के ऊपर जो मार्केट में फ्रीडम होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, सो सबसे बड़ी बात यही है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या फिर एक चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि कस्टमर को मैक्सिमम चॉइसेस दिए जाए। और जो है मार्केट में है थर्ड स्कूल ऑफ टुडे, और वो है ऑस्ट्रियन स्कूल। ये भी एक इकोनॉमिक स्कूल है और लेट 19th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। अब यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट थ्योरी से डील किया जा रहा है। ये इतनी स्मार्ट थ्योरी है कि आज जितने भी आप इकोनॉमिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं वो इस स्कूल की वजह से ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑफ कोर्स आपका मन कर रहा होगा जानने का कि भाई ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा रोल या इतनी तारीफ हो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस स्कूल में क्या कवर किया जाता है। क्या होता है ना कि एक प्रोडक्ट वैल्यूबल क्यों बनता है।
जब आप उसका मैक्सिमम यूज कर सको। एक बारी ध्यान से ना ये बात सोचना, एक बारी सोचो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर तुम्हारे काम ही नहीं आ रहा, अगर तुमने सिर्फ उसे उठाकर अलमारी में रखने के लिए खरीदा है, तो ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। तुम जितना ज्यादा उस चीज को कारगर समझोगे अपने इस्तेमाल के लिए, वो तुम्हारे लिए उतना वैल्यूबल होगा। कि जी ये एक टी शर्ट है, इसके बिना तो मेरा गुजारा है ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी कि एक दिन वो टी शर्ट नहीं धुली हुई मिलेगी, या वो फट जाएगी या खराब हो जाएगी, तो तुम्हें पता होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट की मेरी लाइफ में क्या वैल्यू थी। सबसे पहली बात ये है कि आप जब किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी देखते हैं कि अरे ये तो मेरे बहुत काम आएगी, ले लेता हूँ, चाहे वो 10,000 की भी चीज होगी, तो अगर आपको लगेगा कि नहीं ये काम आएगी, ये उतना ही काम आएगी, तो आपको पैसे खर्च करने में बुरा नहीं लगता। पता है होता क्या है, जब हमारे पास कोई चीज बहुत बड़े नंबर में होती है ना, मतलब फालतू पड़ी हुई होती है, तो हमें लगता है अरे क्या हो गया, बहुत है, छोड़। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में दिया था कि आप एक थैली में चावल लाते हो 1 किलो, और आप एक कट्टा लाते हो 10 किलो का, तो 1 किलो वाले चावल को आप देख देख के एक एक दाने को यूज करने की कोशिश करते हो। जब आप कट्टे में लेकर आते हो, आप अंधाधुंध निकाले चले जाते हो, आपका हिसाब ही नहीं रखते। वो जब खत्म होने लगता है तब आपको रियलाइज होता है कि अरे यार अब तो चावल खत्म होने वाले हैं। क्योंकि जब बड़ी क्वांटिटी में चीज आती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं महसूस होती। जितनी वो कम होती चली जाती है ना, जितना जितना उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है, उतना उतना हमें लगता है कि नहीं यार इसको तो धीरे धीरे आराम से इस्तेमाल करना है, मेरी फेवरेट परफ्यूम है, मेरा फेवरेट डिओड्रेंट है, खत्म हो गया। तो इसलिए हमारा जो आइडिया है वो यही है कि आप किसी भी चीज को वैल्यूबल समझते हो, तो आपको ये डर लगा रहता है कि ये खत्म तो नहीं हो जाएगा कहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही अजीब सा और बहुत ही डिफरेंट सा एग्जाम्पल है जो थ्योरी से जुड़ा है। उसका नाम है डायमंड वाटर पैराडॉक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक पैराडॉक्स है जो इस स्कूल ने सॉल्व किया था कि हमारे पास एक तरफ पानी है, एक तरफ डायमंड है। हमें पता है वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, डायमंड नहीं भी होगा तो हम जिंदा रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाटर और डायमंड के जब प्राइसेस कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि वाटर सस्ता है और डायमंड बहुत महंगा है। एडम स्मिथ ने भी यही सवाल सोचा था कि यार अगर नीड वाटर की ज्यादा है, अगर यूटिलिटी इसमें से ज्यादा निकल रही है, डायमंड की यूटिलिटी या नीड तो बहुत कम है, ना के बराबर है, जीरो है, तो वो इतना महंगा क्यों है और पानी इतना सस्ता या फ्री क्यों है? एडम स्मिथ ये सवाल हल नहीं कर पाए थे। बाद में इस स्कूल के कई थिंकर्स ने इसका एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा देखो, यही इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ना क्वांटिटी के हिसाब से उस चीज की वैल्यू लगा देता है। अब वाटर क्या है, हमें पता है बहुत ज्यादा जरूरी है, पर हमें ये भी पता है कि अरे अबंडेंस में पाया जा रहा है, अरे हाँ बहुत है, क्या हो गया, बहुत है, बहुत है। और डायमंड की जहां तक बात करें तो हमें पता है कि बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूबल है क्योंकि कम है। तो यहाँ पर वाटर के दाम सस्ते इसलिए और डायमंड के दाम इसलिए महंगे हैं बिकॉज वी रियलाइज कि वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन डायमंड नहीं है। इसे कहा जाता है डायमंड वाटर पैराडॉक्स, और ये एडम स्मिथ सॉल्व नहीं कर पाए थे उस टाइम पर क्योंकि वो लेबर थ्योरी वगैरह से चल रहे थे और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में ये फिट नहीं बैठ रहा था। इस स्कूल के थिंकर्स ने, ऑस्ट्रियन स्कूल के थिंकर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल से बताया कि मार्केट। नेक्स्ट थॉट जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे न्यू लेफ्ट स्कूल कहते हैं। न्यू लेफ्ट एक ब्रॉड आइडियाज हैं जो लेफ्ट से थोड़ा सा कह सकते हो डाइवर्जन दिखाते हैं। आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छे से पता ही होगी क्या होती है, एंड सेंटर भी ऑफ कोर्स। लेफ्ट में जनरली हम उन ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस या उन इंडिविजुअल्स को प्लेस करते हैं जो रेडिकल रिफॉर्म में बिलीव करते हैं, क्विक चेंज चाहते हैं, उनके जो मेथड्स होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव साइड को रिएक्ट करते हैं। लेकिन राइट में हम उन लोगों को रखते हैं जो स्लो स्टडी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं, बहुत स्लो ग्रेजुअल चेंज को प्रेफर करते हैं, उन्हें रेडिकलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये लेफ्ट में जो न्यू लेफ्ट आया है ये वो लोग हैं जो 1950s 60s में यूरोप वगैरह में स्पेशली इमर्ज हुए थे, धीरे धीरे नॉर्दर्न अमेरिका में भी इनकी पहचान पहुंच गई थी। माना जाता है कि मेजरली ये स्टूडेंट्स के ग्रुप थे जिन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करने शुरू किए थे नए तरीके से। इस वजह से उनका न्यू लेफ्ट करके एक पॉपुलैरिटी हो गया कि ये लोग वैसा लेफ्ट ग्रुप नहीं है, ये नए हैं। इन लोगों ने डिफरेंट तरीके यूज करे रेजिस्ट करने के, रिएक्शंस देने के तरीके पुराने वालों से डिफरेंट थे।
लेकिन जो मैं आपको मेजर बात बताऊं वो ये थी कि है ना, जैसे अपना जो थ्योरी था वो एक्सपैंड करना चाह रहे थे, मतलब लेफ्ट कहाँ कहाँ तक, लेफ्ट ग्रुप कहाँ कहाँ तक अपने आइडियाज एक्सपैंड कर सकता है। जैसे रेस के इश्यूज हैं या जेंडर इश्यूज हैं, या जैसे डेमोक्रेसी में ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेट्स को कैसे फेवर किया जाता है, या जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनमें किस तरीके से बाकी लोगों को इंक्लूसिव नहीं है वो तरीके। ये सारे जो पॉइंट्स थे ना, इस पे न्यू लेफ्ट ने ज्यादा काम किया है। जब आप न्यू लेफ्ट को एक कंक्लूसिव वर्ड में समझने की कोशिश करोगे तो आपको नजर आएगा मार्क्सिज्म जो है ना, उससे ये लोग डाइवर्ट होते हैं। समय के हिसाब से जो भी मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स उन्हें लग रहे थे कि अब फुलफिल नहीं हो रहे हैं, जैसे क्लास का कॉन्सेप्ट में मिडिल क्लास का इमर्जेंस आ गया, जो कि ओरिजिनली कार्ल मार्क्स के आइडियाज में डिस्कस ही नहीं है। कल्चरल शिफ्ट आ रहे हैं जो इतने ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उनका रोल हमने डिस्कस ही नहीं कर रखा, बिकॉज वो सबके लिए जो मार्क्सिस्ट प्रिडिक्शंस थे वो फिट नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें न्यू लेफ्ट स्कूल दिखाता है, उनका सेपरेशन है फ्रॉम द ओरिजिनल लेफ्ट जो बन गया था। आप लोगों को ये भी बता दूं कि यूरोप में सबसे पहले जो नीड थी कि न्यू लेफ्ट क्यों आना चाहिए, वो ये नीड थी कि सोवियत का जो कम्युनिज्म था, जिस तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशंस थी काम करने की, वो कर नहीं पाया था। आप सबको पता है कि लेनिन से जब स्टालिन की लीडरशिप शिफ्ट हुई थी, मतलब लेनिन से हटकर स्टालिन पर गई थी लीडरशिप, तो सोवियत यूनियन से बहुत नाराजगी, बहुत पीपल वर नॉट हैप्पी जिस तरीके से सोवियत यूनियन ऑपरेट कर रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही थी जहां पर हमें ये लग रहा था कि नहीं, ये कम्युनिज्म सफल नहीं है, कुछ तरीके के सोशलिज्म सफल नहीं है। तो जो न्यू लेफ्ट है उन्होंने एक थर्ड रास्ता निकालने का प्रयत्न किया कि अच्छा, ये भी नहीं, कम्युनिज्म भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो रहा, पुराना सोशलिज्म भी सफल नहीं हो रहा, तो वो कुछ नया निकालना चाहते थे जो ना ही पुराने कम्युनिज्म जैसा हो, ना ही पुराने मार्क्सिज्म जैसा हो, ना ही मेन स्ट्रीम सोशलिज्म जैसा हो। वो कुछ हटकर, इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स में कुछ हटकर बनाना चाहते थे। वो कोल्ड वॉर के ये जो प्रॉब्लम्स थी उससे पक चुके थे। उनका ये था कि नहीं, बस बंद कर दिया जाए, हमें अपने जो रेडिकलिज्म है उसको नया रूप देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो आज की जरूरतें आ रही हैं, जो अनप्रिडिक्टेड थी पहले की, ऐसे भी टाइम आएगा दुनिया में, वो जरूरतों पर इस टाइम काम करना है। तो ये पुराने मार्क्सिस्ट थॉट से डाइवर्ट हो जाते हैं और न्यू लेफ्ट बन जाते हैं। ऐसे ही एक न्यू राइट भी आइडियोलॉजी है, न्यू राइट ग्रुप भी है। ये बेसिकली अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। ये अमेरिका के कुछ ऐसे कंजर्वेटिस्ट, रूढ़िवादी विचारधारा वाले स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपने आप को 20th सेंचुरी में न्यू लेफ्ट के कॉन्ट्रास्ट में बनाने की कोशिश की थी। तो न्यू लेफ्ट 1960s में वहां पॉपुलर हो रहा था यूरोप में, और धीरे धीरे अमेरिका भी, नॉर्थ अमेरिका भी पहुंच रहा था। तो फिर कंजर्वेटिव्स ने सोचा कि हम अपना जो है नया आइडियोलॉजी क्यों ना खड़ी करे, अगर न्यू लेफ्ट है तो न्यू राइट भी तो होना चाहिए। न्यू राइट में अलग अलग इश्यूज पॉइंट आउट करे जाएं, जैसे कि अबॉर्शन, होमोसेक्सुअलिटी, ये वो इश्यूज हैं जिस पर बंदा जनरली काम नहीं करता, जनरली डिस्कस नहीं करता। एंड अमेरिकन सोसाइटीज में इन इश्यूज के ऊपर ऑपोजिशन डाला गया इन पर। जैसे आपने अभी भी देखा रिसेंटली अमेरिका में जो पिछले साल हुआ था अबॉर्शन को लेकर जो लॉ पास हुआ, उस पर भी कितना सारा कंजर्वेटिव थिंकिंग नजर आ रहा है। टैक्सेशन के नए तरीके, या रिजर्वेशन या सब्सिडीज या वेलफेयर पॉलिसीज के खिलाफ। तो बेसिकली न्यू राइट का जो काम है न्यू लेफ्ट से उल्टा है, यानी जितने चेंजेस आ रहे थे नए मॉडर्न स्टेट के अनुसार, वो उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। न्यू राइट कुछ नया पेश करना चाहते थे, पुराने से डिफरेंट। वो नई मिडिल क्लास को एक नया रूप देना चाहते थे, वो मिडिल क्लास को ऑर्गेनाइज्ड लाइफ देना चाहते थे। 1960 और 70 के दौरान न्यू राइट बहुत जल्दी से फैलने लगा और यंग अमेरिकन फॉर फ्रीडम सोसाइटी जैसे सोसाइटीज ने इसे आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करी। सो बेसिकली जो न्यू राइट कंजर्वेटिव्स हैं वो लिबरलिज्म वगैरह को बहुत ज्यादा दोष देते हैं और बोलते हैं कि अमेरिका में जिस तरीके से सरकारें करप्ट हुई हैं, या जो रिजल्ट्स हैं वो सब तक नहीं पहुंचते, या सबको इक्वली बेनिफिट नहीं करती अमेरिकन पॉलिसीज, वो इसीलिए है बिकॉज लिबरल्स ने अमेरिकन सोसाइटी को बिगाड़ के रख दिया और मिसमैनेज कर दिया है। तो न्यू राइट कंजर्वेटिव्स इस तरीके की जो फिलोसॉफीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनके ऑपोजिशन में खड़ा हुआ है एज अ स्कूल। ये हुआ हमारे सारे स्कूल्स का कोलैबोरेटिव वीडियो।
अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय।